हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिसंबर मंथ के थर्ड वीक के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, डेट मीन्स टॉप 75 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दिसंबर मंथ के थर्ड वीक के। और शुरुआत कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के साथ। थर्ड वीक में दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। बात करते हैं तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके नए एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, शमशेर सिंह जी। इसके पहले ये क्या थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी एमडी थे। इनको अब क्या बना दिया गया, एसबीआई फंड्स का एमडी एंड सीईओ इनको अपॉइंट कर दिया गया था। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 1990 में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ के तौर पे ये ज्वाइन किए थे, और आज के डेट में एसबीआई फंड्स के एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं। इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, 32 ईयर्स का। हर एक फील्ड्स की बात करें तो वर्टिकल्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, ट्रेजरी हो गया, कॉरपोरेट बैंकिंग या फिर ब्रांच बैंकिंग में इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर बात करते हैं तो जो एस बी आई एफ एम एल है, दैट मीन्स एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, एक्चुअली एक ज्वाइंट वेंचर है, जेवी है, किसके किसके बीच में, एस बी आई और यूरोपियन लार्जेस्ट एसेट मैनेजर एमुंडी एक कंपनी है, एक बोल सकते हैं फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ एक साझा करके ये यहाँ पे बनाया गया है एसबीआई फंड्स, जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के नए एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया, शमशेर सिंह जी को। नेक्स्ट बात करते हैं, सुहेल खान को अपॉइंट किया गया है, सऊदी अरबिया का एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसको दूत बोलते हैं। यानी इंडिया की तरफ से सऊदी अरबिया के लिए हमारे जो इंडिया के एम्बेसडर कौन होंगे, सुहेल एजाजी को बनाया गया है। इसके पहले ये कहाँ के एम्बेसडर थे, रिपब्लिक ऑफ लेबनान के ये एम्बेसडर रह चुके हैं। एक्चुअली ये 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर है, और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में ये ज़्यादा अपना सर्विस दे चुके हैं, और ये आसानी से अरेबिक बोल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही याद रखना है कि सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया के तरफ से नेक्स्ट इन्वॉय अगला राजदूत किसको बनाया गया है, सुहेल अजाजी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एयर इंडिया एलसीसी बिजनेस, इसके नए चीफ को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, आलोक सिंह को। एलसीसी कहने का मतलब क्या है, लो कॉस्ट करियर। एयर इंडिया की एक लो कॉस्ट करियर की बिजनेस फॉर्म है, जिसका यहाँ पे चीफ इनको अपॉइंट किया गया है, और ये अपना कार्यभार कब से संभालेंगे, जनवरी 1 2023 से ये अपना टेन्योर संभालने जा रहे हैं। एलसीसी जो बिजनेस है, इसमें दो का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली एयर एशिया इंडिया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इस दोनों को मिलकर के यहाँ पे एलसीसी बिजनेस का पूरा सेटअप बनता है। तो इम्पॉर्टेंट यही नेम है कि एयर इंडिया एलसीसी बिजनेस के नए चीफ किसको अपॉइंट किया गया है, आलोक सिंह को। नेक्स्ट बात करते हैं, ए ई आर बी, डेट मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला जी को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का यहाँ पे नया चीफ बनाया गया है। इनका टेन्योर का कितने दिन के लिए, यहाँ पे 3 साल के इनका बनाया गया है। इसको किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, किसका जगह लेने जा रहे हैं, जी नागेश्वर राव को ये मतलब उनका रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एईआरबी के, अब इनको नया चीफ बना दिया गया है। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लोराइडइन क्लोराइडइन गे, इनको अपना पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, और ये एक्चुअली एक फीमेल है, और ये ऊपर से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। तो डॉक्टर ये जो क्या है, अभी डीन रह चुकी थी, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया है, 30वें नंबर का ये प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। ये किसको रिप्लेस करेंगी, लॉरेंस बैकेओ को ये रिप्लेस करने जा रही हैं, जो कि जुलाई 23 में ये रिटायर होने जा रही है। इसके पहले ही इनका अनाउंसमेंट कर दिया है कि इनको क्लॉडिन गे को यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन मूल के, इंडियन ओरिजिन के, इनका नाम क्या है, लियो वरादकर, इनको क्या बनाया गया है, दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। ये भारतीय मूल के ही हैं, इनका नाम क्या है, लियो वराडकर। और ये किसको रिप्लेस किए हैं, माइकल मार्टिन को ये रिप्लेस किए हुए हैं। तो हमारे लिए बस डेटा यही इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, और ये दोबारा से चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, लियो वराडकर, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो
गवर्नमेंट है, हमारी जो भारत सरकार है, इन्होंने एक अपॉइंट किया है फॉर्मर एससी जज, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनका नाम क्या है, हेमंत गुप्ता को एनडीआईएसी का नया चीफ इन्होंने मतलब ये बने हैं। एनडीआईएसी क्या होता है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का इनको एक नया चीफ बनाया गया है, जो कि एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है, हेमंत गुप्ता। और इसकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो थर्ड वीक में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट स्टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। असम सरकार ने क्या किया है, अपना जो इंडस्ट्री स्टेटस है उसको मंजूरी दे दी गई है कि इसमें टूरिज्म सेक्टर की तरफ एक तरह से मूव करने के लिए। इसका मोटिव क्या है, मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। असम के जो सीएम एज यू नो दैट हेमंता बिस्वा शर्मा है, उन्हीं के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक तरह से बोला जाए तो रैपिड एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और भी बहुत सारे तमाम तरह की जो एक डेवलपमेंट हो वो यहाँ से जनरेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मेघालय के जो सीएम है जिनका नाम क्या है, के संगमा, इनका शॉर्ट नेम है के संगमा। इन्होंने वहाँ पे एक फुटबॉल के स्टेडियम की शुरुआत करी हुई है। कहाँ पे, उस जगह का नाम क्या है, टूरा। टूरा एक जगह है, डैकोप ग्रे यहाँ पे वहाँ जगह है, वहीं पे यहाँ पे शुरुआत करी गई है। पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में मतलब इसको बनाया जाएगा। स्टेडियम भी होगा और 2 इंडोर स्टेडियम भी होगा, जैसे जो गेम्स होते हैं छोटे, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरह की गेम्स वहाँ पे खेले जा सकते हैं। तो इंडोर स्टेडियम में देखिए कि यहाँ पे जिम्नेजियम हो सकता है, स्विमिंग पूल भी रहेगा, टेबल टेनिस हॉल, स्क्वैश हॉल, बैडमिंटन हॉल, ये दिसंबर 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम मनोज सिन्हा है, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3 नए स्कीम को लॉन्च किया है। पहला क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, दूसरा है एस्पिरेशनल टाउन्स, एंड थर्ड वन इज़ दैट एस्पिरेशनल पंचायत फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा का पूरा एक तरह से डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो एग्रीकल्चर को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, तो इसमें काफ़ी सपोर्ट किया जाएगा वहाँ की सरकार के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आउटले कितना आएगा, खर्च कितना आएगा, लगभग 5013 करोड़ के आसपास अगले 5 साल में इसमें इन्वेस्ट किया जाने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए वहाँ के जो एलजी मनोज सिन्हा कितने स्कीम लॉन्च किए हैं, तो 3 स्कीम लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर पर्पज से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने ऑल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम को एक तरह से लॉन्च किया है। जो पॉपी प्लांटर्स हैं, जो एक तरह का प्लांट होता है, उसके जो फार्मर्स हैं उसके लिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत करी हुई है। तो ये खास करके जो मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ की जो ट्राइबल एरिया हैं, जो जनजाति लोग हैं, जूम या फिर पॉपी प्लांटर्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको अनाउंस किया गया है कि ऑल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम का यहाँ पे उसके हिसाब से इसको खेती या फिर उसका प्लांटेशन किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो पुदुचेरी है इसने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में ये टॉप किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स में पुदुचेरी आया हुआ है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। और इसके बाद कौन है, इसके जस्ट बाद फॉलो कौन किया है, लक्षद्वीप और गोवा। यानी टॉप थ्री परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो पहला शिमला है, सोलान है और एजल है, जो यहाँ पे ये 3 टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो 3 क्रिटिकल डायमेंशंस कौन कौन है, बेसिक ह्यूमन नीड्स को यहाँ पे ध्यान में रख करके ये डेटा बनाया गया है, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग हो गया, या फिर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 3 क्रिटिकल डायमेंशंस को लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें पुडुचेरी टॉप पे किया है, और सेकेंड नंबर पे लक्षद्वीप है, और थर्ड पे गोवा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो शिमला, सोलोन और एजवल इसमें आया है टॉप पोजीशन पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। ये वैसे लोगों के लिए है जो आसपास की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, उनके पास अनेबल टू एक्सेस स्टेट रन लाइब्रेरी, जो सरकार के द्वारा जो लाइब्रेरी चलाई जाती हैं वो नहीं जा सकते हैं। इनमें कौन कौन हो सकते हैं, जो डिसेबिलिटी हैं, जो अपाहिज लोग हैं, अपंग लोग हैं, या फिर सीनियर्स हैं, किड्स हैं, या फिर हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट वो नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए सरकार उनको वहाँ पे डायरेक्टली उनको प्रोवाइड करेगी।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे लोगों को ये सरकार के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या उनको बुक्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो अपने घर पे या फिर जिस भी क्रिटिकल कंडीशंस में है वो उसको बुक्स को पढ़ सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक न्यूज़ है, इसने क्या कर दिया है, आधार को एकदम मस्ट बना दिया है, ज़रूरी बना दिया है किसी भी स्कीम के लिए। कोई भी अगर तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जितने भी सारे स्कीम्स चलते हैं और उसके लिए जो भी एलिजिबल हैं उनको लेकर के, मतलब वहाँ पे आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी भी स्कीम में आपको आधार कार्ड वहाँ पे बनाना ज़रूरी है और उसके ज़रिए आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके ज़रिए सारी चीज़ों को लिंक कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो केरला जो है फर्स्ट टाइम ये होस्ट करने जा रहा है क्या, इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला फर्स्ट टाइम ये होस्ट करने जा रहा है, जो कि 24 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक ये एक्चुअली यहाँ पे होएगा। 2 जनवरी तक ये होस्ट करने जा रहा है, जो कि यहाँ पे केरला में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है, टू रिवाइटलाइज द डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट बाय शोकेसिंग इट्स पोटेंशियल। एक शोकेस के जरिए, एक एग्जीबिशन के जरिए जो केरला गवर्नमेंट की एक तरह से पोटेंशियल है और उसका क्या क्या डेवलपमेंट है उस खास तरह के डिस्ट्रिक्ट का, उसको एक तरह से उजागर करना है। इसमें 3 वेन्यू पे इसका एक तरह से फेस्टिवल टाइप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चंद्रागिरी, तेजस्विनी और प्यासविनी, यहाँ पे इसको वेन्यू रखा गया है, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो केरला जो स्टेट है पहली बार होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का। नेक्स्ट बात करते हैं, तो दिल्ली की जो सरकार है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, फिर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, मिनी स्नैक। मिनी स्नैक यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, जो खास करके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो किस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया, मेल न्यूट्रिशंस, जो बच्चों में जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 मिनट का मिनी स्नैक ब्रेक दिया जाएगा स्कूल टाइम टेबल, जो एक्चुअली जो लंच होता है, ठीक है, उस पर आपका लगभग 2.5 घंटे पहले इसको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें क्या एक प्लान बनाया जाएगा, वीकली प्लान इसमें बनाया जाएगा कि किस वीक में बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। हो सकता है फूड चॉइस भी हो सकता है बच्चों का, और 3 फूड चॉइसेस एवरीडे यहाँ पे किया जाएगा। और उसमें जो अच्छे न्यूट्रिशंस वाले जो स्नैक्स हो सकते हैं, यहाँ पे तो सीजनल फ्रूट्स की बात करी जा रही है, तो वहाँ पे फ्रूट्स या फिर वैसे कुछ फूड्स दिए जाएंगे जो काफ़ी उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो मिनी स्नैक ये जो लॉन्च किया है, ये जो प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वदेश दर्शन, इसका 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे बिहार के 2 प्लेसेस को यहाँ पे इसमें सेलेक्ट किया गया है, किसको, गया को, और दूसरा क्या है, नालंदा को। तो यहाँ पे स्वदेश दर्शन में यहाँ पे इसकी एक तरह से टूरिज्म डेवलप होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, इसके बारे में जानेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। तो हमारा अभी जो फिलहाल के जो टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि गया और नालंदा में इसको क्या किया जाएगा, इसको स्वदेश दर्शन 2 में इसको अभी रखा गया है। उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि जो पुनौरा धाम साइट है, एक जगह है पुनौरा धाम साइट, हमारे बिहार में ही आता है, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे ये जो प्रसाद एक तरह से स्कीम है, प्रसाद एक ऐसा स्कीम होता है जिसमें जो भी पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी धार्मिक स्थल है जो कि थोड़ा सा हाईलाइट है, उसको कंडीशंस को बेहतर बनाना, उसको पूरी तरह से रेजुविनेट करना, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, नया बना के तैयार करना, यही प्रसाद स्कीम का लक्ष्य है। तो इसके जरिए यहाँ पे पुनौरा धाम डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के जो वाडनगर मोधेरा सन टेम्पल, इसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। तो यहाँ पे गुजरात का 3 यहाँ पे वाडनगर हो गया टाउन, सन टेम्पल जो कि मोधेरा में आता है, और ये मोधेरा से याद है आपको 24/7 सोलर लाइट देने वाला मतलब एक जगह भी बन गया है। और तीसरा क्या है, रॉक कट स्कल्पचर, ये तीनों जो कि त्रिपुरा यहाँ पे है, एक इसको ऐड किया गया है किसमें, आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। तो गुजरात में 2 हैं, वाडनगर टाउन और सन टेम्पल मोधेरा, और यहाँ पे त्रिपुरा में एक जगह है रॉक कट स्कल्पचर यूनाकोटी यहाँ पे है। इस तीनों को यहाँ पे शामिल किया गया है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में।
तो इसके साथ अगर भारत में टोटल बात करें तो ये 3 लिस्ट ऐड हुए हैं, तो टोटल हमारे इंडिया में 52 हो गए हैं यूनेस्को टेंटेटिव साइट। और जो डेफिनेट साइट है, जो 40 साइट्स हैं, वो हमारे इंडिया में कितने हैं, टोटल 40 साइट्स है। टेंटेटिव में 52 हैं और जो एकदम परमानेंट फिक्स है उसका कितना है, 40 साइट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो उड़ीसा के जो सीएम हैं उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं, एक पोर्टल को लॉन्च किया है, फिर प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। ड्रिंक फ्रॉम टैप इन्होंने लॉन्च किया है। एक ऐसी फैसिलिटी 19 सिटीज़ में यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा, 19 सिटीज़ या टाउन में इसको लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन एट एवरी होम इन द स्टेट। शहर के प्रत्येक घर में लोगों को क्या एकदम सुरक्षित साफ पानी मिले, यही इसका एक तरह से टारगेट रखा गया है। इसके पहले हम लोग देखे थे पुरी और गोपालपुर में इसको इस फैसिलिटी को लॉन्च किया था और वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। इस प्रोजेक्ट के जरिए राउंड द क्लॉक डेट मीन्स 24/7 यहाँ पे पानी इस नल के जरिए हाउस होल्ड्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो याद रखना इस स्कीम का नाम या फिर प्रोग्राम जो भी बोल सकते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा पहली बार होस्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस का यहाँ पे सीरीज है, जो कि इंडिया में गोवा में पहली बार एक तरह से होस्ट करने जा रहे हैं। 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 तक ये चलने जा रहा है। गोवा की बात करें तो ये आपका जो इवेंट्स होगा किस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो याद रखना है, गोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस का पहली बार होस्ट करने जा रहा है। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बने जाएगा। जो इंग्लैंड के अभी आईपीएल 2023 के ऑक्शन शुरू हो गया है, जो जिसको बोली नीलामी जो भी बोल सकते हैं, प्लेयर्स को खरीदा जा रहा है उनको बोली लगा करके। तो 2023 के आईपीएल में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने हैं, सैम करन। इनका नाम क्या है, सैम करन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अभी हाल में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, इसमें जो इंग्लैंड फाइनल में जीता, फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच था, तो जिसमें इनका काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस था। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पूरे टूर्नामेंट में इनको बेस्ट प्लेयर का इनको अवार्ड मिला था। काफ़ी शानदार प्लेयर है, ऑलराउंडर है इंग्लैंड के। तो ये कौन सी आईपीएल की टीम इनको खरीदी हुई है, तो पंजाब किंग्स, जो किंग्स 11 पंजाब है, पंजाब की टीम के द्वारा इनको 18.5 करोड़ में 18.50 करोड़ में इनको खरीदा गया है। तो अभी तक के आईपीएल हिस्ट्री में 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई है, अभी तक का सबसे ये महंगे प्लेयर साबित हुए हैं। बात करते हैं तो इसके पहले जो सबसे महंगे प्लेयर थे कौन थे, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जिनका नाम क्या था, क्रिस मॉरिस। वो 16.25 करोड़ 2021 वाले सेशन में, यानी लास्ट ईयर, उनको 16 करोड़ 25 लाख में उनको खरीदा गया था। और बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे 2023 में सेकंड नंबर पे मोस्ट हाईएस्ट कौन है, 17.5 17.5 करोड़ में खरीदा गया है। किसको, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है कैमरॉन ग्रीन, इनको मुंबई की टीम ने इनको खरीदी हुई है। और थर्ड हाईएस्ट कौन है, इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है, बेन स्टोक्स, इनको 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। और ये चेन्नई की टीम ने इनको खरीदा है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आईपीएल 2023 में जो ऑक्शन हुआ है, सबसे महंगे प्लेयर किसको चुना गया है, इनका नाम क्या है, सैम करन। 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। कौन सी टीम खरीदी है, पंजाब की टीम। सेकंड नंबर पे सेकंड हाईएस्ट कौन है, 17.5 करोड़, इनका नाम क्या है, कैमरॉन ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, मुंबई की टीम ने इनको खरीदी है। और थर्ड नंबर पे हैं बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, थर्ड हाईएस्ट हैं, 16 करोड़ 25 लाख में चेन्नई की टीम ने खरीदी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर। इसने क्या किया है, प्रो कबड्डी लीग को इन्होंने 2022 का जो प्रो कबड्डी लीग है, इनका टाइटल मतलब इसका इन्होंने जीत लिया है इस गेम को, ये चैंपियन रहे हैं। इन्होंने किसको हराया है, पुनेरी पैल्टन को इन्होंने हरा दिया है और इसके बाद ये विनर घोषित हुए हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, वी अजीत, सुनील कुमार, अर्जुन देसवाल, ये क्या बेस्ट प्लेयर इनको मिला हुआ है जयपुर के साइड से। बात करें तो ये इस जो जयपुर पिंक पैंथर के ऑनर कौन है, इसके मालिक कौन है, अभिषेक बच्चन, इन्हीं के द्वारा इनको खरीदा गया है इस टीम को। और ये जयपुर पिंक पैंथर इस बार प्रो कबड्डी टीम जीत गई है पुनेरी पैल्टन को हरा करके।
नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की जो वोमेंस टीम है उन्होंने स्पेन को हरा दिया है। क्या आपका FIH वोमेन नेशनल कप जो होता है, नेशनल वोमेंस हॉकी टीम में इन्होंने स्पेन को हरा दिया है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो हॉकी इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि प्रत्येक जो प्लेयर है उनको 2 लाख रुपए का दिया जाएगा, और जो सपोर्ट स्टाफ्स हैं इंडियन वोमेंस हॉकी को उनको 1-1 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। तो बात करते हैं इस ये जो टूर्नामेंट हो रहा था FIH नेशनल गेम्स, डेट मीन्स इंडियन वोमेंस हॉकी टीम, इसके जो गोलकीपर कौन थी, सविता पुनिया थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया अपना थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स। एक्चुअली ये ब्लाइंड लोगों के लिए यहाँ पे ब्लाइंड्स प्लेयर इसमें होते हैं, और इन लोगों का एक T20 वर्ल्ड कप होता है। तो भारत बांग्लादेश को हरा करके लगातार तीसरी बार अपना टाइटल जीता है, थर्ड कंजिक्यूटिव यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये कहाँ कहाँ पे खेला गया था, M चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे इसको खेला गया था। सुनील जो प्लेयर हैं उनको मैन ऑफ द मैच फाइनल में इनको घोषित किया गया है। और बात करते हैं तो ये जो इसके पहले भारत कब कब जीते हैं, 2012 में भी ये जीते हैं भारत के द्वारा, 2017 में भी भारत के द्वारा ही जीता गया था। तो ये इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके तीसरा T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए, इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड के लिए, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो टेनिस के प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है, राफेल नडाल। इनको एक तरह से पुरस्कार दिया गया है, ATP फैंस फेवरेट अवार्ड 2022 का इनको अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं। फैंस फेवरेट डबल्स में किसको दिया गया है, निक क्रिगियोस और थैनेसी को यहाँ पे दिया गया है। न्यू कमर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, होलगर रूने को। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर बोर्ना कोरिक को दिया गया है। और कोच ऑफ द ईयर कार्लोस फेरारो को यहाँ पे दिया गया। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो PV सिंधु हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये 12th नंबर पे आती हैं हाईएस्ट पेड में। 12th नंबर पे एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें 12वें नंबर पे सबसे ज़्यादा पेड, सबसे ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं अर्निंग करने में फीमेल में ये 12वें नंबर पे हैं। तो बैडमिंटन प्लेयर है जो कि फोर्ब्स के एनुअल लिस्ट में ये आपका टॉप 25 में ये आई हुई है। सिंधु जो PV सिंधु हैं, रियो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और बात करते हैं तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है, डेट मीन्स वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है, जापान की टेनिस स्टार है जिनका नाम क्या है, नाओमी ओसाका, जो कि इस लिस्ट में टॉप पे रही है। तो याद रखना PV सिंधु 12वें नंबर पे हाईएस्ट पेड एथलीट है फीमेल कैटेगरी की बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ही जानता है। अर्जेंटीना ने क्या किया, फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा था कतर में हो रहा था, दोहा के कतर में हो रहा था, तो अर्जेंटीना ने ये फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। किसको हरा करके, फ्रांस को हरा करके। फाइनल मैच काफ़ी तगड़ा मैच हुआ था जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर में इनको मात दी थी। तो इनका ये अर्जेंटीना का तीसरा ये वर्ल्ड कप विक्ट्री था, और 1986 के बाद ये पहला विक्ट्री था, यानी 1986 के बाद सीधे 2022 में ये लोग अपना वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीते अर्जेंटीना के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेसी की तो सब कोई बात करता है, यहाँ पे एक प्लेयर था फ्रांस का जिसका नाम क्या है, कैलिन मबापे। तो ये इतना मतलब काफ़ी इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा, और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लाइमलाइट में आ गए थे, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर मेसी है उनको उनमें छक्के छुड़ा दिए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेम बनेगा वहाँ पे। इनको गोल्डन बूट दिया गया था, ये पूरे सीरीज में 8 गोल किए थे, और इसके वजह से गोल्डन सोना का बूट, एक तरह से शूज बोलते हैं उसको, यहाँ पे दिया गया था। इसके साथ साथ लियोन मेसी को गोल्डन बॉल दिया गया था जो कि बेस्ट प्लेयर अवार्ड का इंडिकेट करता है। बेस्ट गोलकीपर को गोल्डन ग्लोब दिया गया है, और इनका नाम क्या है, एमिलियनो, जो कि अर्जेंटीना के ही हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है, इंग्लैंड को यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरे डेटा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, IPL ने क्या किया है, मतलब ये डेकाकॉन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 10 बिलियन US डॉलर का इनका वैल्यूएशन हो गया है, इनका जो एक तरह से वैल्यू है, नेटवर्थ एक तरह से बोल सकते हैं। और ये किस लिस्ट में शामिल हो गए, डेकाकॉन। यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न आपका होता है जिसका नेटवर्थ 1 बिलियन US डॉलर हो, 1 बिलियन हो, राइट। यहाँ पे क्या है, ये 10 बिलियन हो गया तो क्या हो गया, डेकाकॉर्न हो गया। तो IPL की पूरी एक तरह से सेटअप है, ये 10 मिलियन। अब कुछ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे।
बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है, एक म्यूजिकल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम क्या है, डांस टू डीकार्बनाइज। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 23 को। खास करके यहाँ पे एक जैसे वगैरह या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह पे यहाँ पे डांस करता है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे जंप किया जाता है तो इसमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी को किसी डिवाइस के माध्यम से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, और उससे जो गाड़ी व्हीकल्स हैं उसको चार्ज करा जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द डांस, जो डांस के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन का 2070 तक का, उससे हमारा एक तरह से टारगेट को अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो काफ़ी एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि लोग डांस करेंगे, उससे जनरेट होगा, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेंट। ये न्यूज है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो PMKK पहले एक स्कीम था, इसका नाम को चेंज करके अब PM विकास, इसका पूरा फुल फॉर्म देते हैं प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। इसको अब चेंज करके PM विकास कर दिया गया है। डैट मीन्स प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका अब इसका नाम होगा। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो स्मृति जुबिन ईरानी है, उन्हीं के द्वारा लोकसभा में इसको इन्फॉर्म किया गया है। इससे इंटीग्रेटेड स्कीम क्या रहेगा, जो जो अर्स वाली इसके पहले जो स्कीम था वही है यहाँ पे, सीखो और कमाओ उत्साद हमारी धरोहर नई रोशनी एंड नई मस्जिद, इसके तहत ये सारी स्कीम यहाँ पे शामिल होगी। तो यहाँ पे PMK। नेक्स्ट बात करें, इंडिया की एक सरगुन कौशल है, ये क्या इन्होंने MRS मिसेज वर्ल्ड का नाम कर लिया है। टोटल कंटेस्टेंट की बात करें तो लगभग 63 कंट्री के से कंटेस्टेंट आया था, पार्टिसिपेंट आया था, और इन्होंने 63 कंट्री को हरा करके ये आपका MRS वर्ल्ड का इन्होंने अपना खिताब जीता है। 2021 की जो MRS वर्ल्ड रही है, जिनका नाम क्या है, साइलिन फोर्ड, इन्हीं के द्वारा इन है। और जो सेकेंड नंबर पे कौन रही है, MRS कनाडा, ये आपका सेकेंड रनर अप रही है। और ये जो इंडिया है, ये टाइटल जो जीता है MRS वर्ल्ड का 2022 का, ये लगभग 21 साल के बाद, मतलब 21 साल के बाद ये टाइटल हमारे पास आया हुआ है। 2000 इसके लास्ट बार क्या बोल सकते हैं, 2001 में अदिति गोवित्रीकर के द्वारा ये टाइटल को जीता गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, भोपाल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। जनवरी 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वां एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। बात करते हैं एजेंडा क्या है, जो हमारे कंट्री के द्वारा जो साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में जो हमारा अचीवमेंट हमारे भारत ने किया है उसको सेलिब्रेट करना, इसी का ये टारगेट रखा गया है। ये जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसमें 14 इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये पूरा 4 दिन का ये होगा, 21 जनवरी से शुरू होगा, और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भोपाल में, उसी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये होस्ट करने जा रहा है 2024 का क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ही ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये इसका 13वें नंबर का एडिशन होगा, और ये आपका अबू धाबी में होगा। फरवरी 2024 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके पहले जो 12वें नंबर का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, वो आपका जेनेवा में 2022 जून 2022 में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। एक्चुअली ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का एक तरह से बनाया गया था, और WTO का फाउंडेशन कब में इसका एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारी कौन है अभी, मीनाक्षी नेशनल आर्ट फेस्टिवल को कर्तव्य पथ पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कोलाबोरेशन के साथ किया गया। ये 16 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और बात करते हैं इसका टैगलाइन क्या रखा गया है, वेयर भारत मीट्स इंडिया। इसका टैगलाइन इसका रखा गया है वेयर भारत मीट्स इंडिया, इसका रखा गया। ओपनिंग सेरेमनी में कुचिपुड़ी डांस के साथ वीर अभिमन्यु का भी यहाँ पे इसका एक तरह से परफॉर्मेंस किया गया। तो दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल कर्तव्य पथ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यूआई रैंक्स एक आया है रैंकिंग, जिसमें MAHE ये आपका क्या है, मणिपाल इन एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को यहाँ पे मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी इंडिया में इसको मिला हुआ है। तो डेट मीन्स यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसने क्या किया है, भारत में जो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है इसमें भारत में टॉप किया हुआ है, जो कि टोटल कितना था 121 वर्ल्ड वाइड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करी गई थी इसमें ये। तो मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आया हुआ है। 2022 में बात करें तो 1050 यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1050 यूनिवर्सिटी शामिल थे। इंडिया में यही टॉप किया हुआ है। और टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो नीदरलैंड का जो ये यूनिवर्सिटी टॉप किया है, नॉटिंघम सेंट UK का है। नॉटिंघम मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में टॉप किया है यूआई रैंकिंग के तहत। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गृह प्रवेश नामक एक प्रोग्राम को अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 6800 करोड़ का यहाँ पे इसका वर्थ बताया जा रहा है। तो जो गृह प्रवेश है आपका एक इसके तहत लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो अगरतला का जो बाईपास, डेट मीन्स वहाँ की जो रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, उसको भी इसको वाइडनिंग करने का यहाँ पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट पे इस पे काम होगा। उसके जहाँ की जो सड़कें हैं, जो बाईपास का रोड है, यहाँ पे बताया गया है खायरपुर से लेकर के अमताली का जो एक प्रोजेक्ट रोड है उसको क्या किया जाएगा, वाइडनिंग किया जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पे स्पॉन लेबोरेटरी का भी एक तरह से इनॉग्रेटेड किया गया है। मशरूम डेवलपमेंट सेंटर जो कि मेघालय में है, उसको यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। तो गृह प्रवेश प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगरतला में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री, जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा एक कंपेगन को लॉन्च किया गया है, जिनका नाम क्या है, प्रशासन गाँवों की ओर। प्रशासन गाँवों की ओर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, इस कंपेगन को, जो कि गुड गवर्नेंस वीक के तहत यहाँ पे इसको रखा गया है। और ये 5 दिन का एक कंपेगन होगा, जिसमें 300 न्यू सर्विस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो स्टील मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये हमारे एविएशन मिनिस्ट्री को भी देखते हैं। तो इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ऑफ इंडिया, ग्रीन स्टील ब्रांड ऑफ इंडिया यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा जो कि न्यू दिल्ली में एक है, 20 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला ही एक मतलब फर्स्ट स्टील है, फर्स्ट अपने तरह का पहला स्टील बनाया गया है, जो कि पुणे इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ग्रीन स्टील कहने का मतलब क्या है, पूरी तरह से यहाँ पे कार्बन इमिशंस को ध्यान में रखते हुए, कार्बन कम से कम यूज हो, कार्बन का इमिशन कम हो, उस लिहाज से इसको बनाया गया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ग्रीन स्टील ब्रांड ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है, कल्याणी फेरेस्टा, क्योंकि कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो गवर्नमेंट अकॉर्ड्स अप्रूवल सेटिंग, हमारी भारत सरकार के द्वारा 21 और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सेटअप करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं क्या, VK सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पे राज्यसभा में अप्रूवल दे दिया गया है कि 21 ग्रीन फील्ड्स और बनाए जाएंगे। सबसे पहले तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, वैसा जगह जहाँ पे बहुत डिमांड है, मतलब डिमांड है एयरपोर्ट्स का या फिर रेलवे स्टेशन का, बट वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वैसे जगहों पर एक एयरपोर्ट बनाना, सारी तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे प्रोवाइड कराना, तो इसको यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स बोला जाता है। और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि ज़्यादा मतलब बहुत कम से कम इन्वायरमेंट को लॉस हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बनाया गया है। तो अभी हमारे भारत में 9 ग्रीन फील्ड्स हैं, और 10वां हमारा ग्रीन फील्ड मोपा जो कि गोवा में है, और 21 बनने जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो स्पेन और स्कॉटलैंड
अपना जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल को इन्होंने पास कर दिया। हालांकि ये काफ़ी विवाद में रहा है। तो इस ये क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो लोग हैं कानूनी तौर पे अपना जेंडर को चेंज कर सकते हैं, मतलब लीगली रिकॉग्नाइज जेंडर अपने अकॉर्डिंग वो मतलब करके ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड पहला रीजन बन गया यूनाइटेड किंगडम का जो कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जेंडर का ये कंट्री बन गया है। तो नेम याद रखना है, स्पेन और स्कॉटलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड। हम लोग देखते हैं अवार्ड से जो भी थर्ड वीक में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं दिसंबर के, उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ को यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें 2 लोगों को यहाँ पे शोभना कुमार को यहाँ पे चुना गया है। तो सुदीप सेन को किस बुक के लिए यहाँ पे दिया गया है, एंथ्रोपोकिन क्लाइमेट चेंज और कॉन्टेगियन इनका बुक का नाम है, जिसके लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। दूसरा है शोभना कुमार, इनको मिला हुआ है स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट मिला हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2 लोगों को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं रोहिणी नायर प्राइज की बार किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। संगटम ये नॉर्थ नागालैंड से बिलोंग करते होंगे, तो इनको नायर प्राइज रूरल डेवलपमेंट के लिए इनको इसका रीजन ये है कि इन्होंने फार्मर्स थे, किसान थे, उसके इनकम को बढ़ाने में लगभग 3 गुना इनकम इनके वजह से, इनके जो आइडियोलॉजी है उनका जो एक पॉलिसी बताया गया था, हेल्प किया गया था फार्मर्स को, तो उनका इनकम बढ़ गया फार्मर्स लोग का, जिसके वजह से यहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। खास करके इन्होंने हेल्प किया था कि जो फ्रूट का जो प्लांटेशन होता है उसको कैसे ग्रो किया जा सके, फार्मर्स जो भी अपना उस कैसे वो खेती को अच्छा से कर पाए। जो पहले वो लोग शिफ्टिंग फार्मिंग करते थे और वो कैसे परमानेंट फार्मिंग को शिफ्ट कर गए इनके ज़रिए, इनके बताने के अकॉर्डिंग। तो इनके वजह से रूरल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके वजह से इनको पहली बार रोहिणी नायर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या होगा, सेत्रीचेम संगठम इनको दिया गया है। तो ये आपका दिया जाएगा, ये जो किसके द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है जिनका नाम क्या, सुमन बेरी, इन्हीं के द्वारा इनको अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल का जो दुआरे सरकार जो स्कीम था, इसको सेंट्रल डिजिटल इंडिया अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। दुआरे सरकार कहने का मतलब गवर्नमेंट एट डोर स्टेप, मतलब आपके घर पे मतलब जितनी सारी फैसिलिटी है वो वहाँ पे दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लेटिनम अवार्ड इसको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। ये द्वारे सरकार जो स्कीम था कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2020 में वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो RRR जो मूवी आई थी, इसको इसने 3 अवार्ड्स जीते हैं। फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्कल एनुअल अवार्ड्स में इनको 3 अवार्ड्स यहाँ पे दिया गया है। जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में भी इसको मिला हुआ है। और बात करते हैं तो ये 2 मतलब बेस्ट फीचर्स में नॉमिनेट, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में भी सेलेक्ट हुआ है। और नाटू नाटू जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, इसमें भी इसको यहाँ पे इस सॉन्ग के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। तो RRR मूवी को फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्कल एनुअल अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं NMDC, ये एक माइनर है जो खनन विभाग की कंपनी है। तो इसको क्या मिला है, IEI इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड, डेट मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का इसको अवार्ड मिला हुआ है, एक्सलेंस अवार्ड, जो कि चेन्नई का ये एक तरह से बेस्ट कंपनी है। तो ये काफ़ी खनन डिपार्टमेंट में या फिर जो भी वो इंडिया के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा तरीके से ये काम कर रहा है। तो ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे इसको अवार्ड मिला है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का अवार्ड NMDC को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया है। किस 23 लैंग्वेजेज में इसको अनाउंस किया गया है, 22 दिसंबर की इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अब इसमें 7 बुक पोइट्री के हैं, 6 बुक नोवेल के हैं, 2 शॉर्ट स्टोरी के हैं, 3 प्ले या ड्रामा के, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हैं, और एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, और कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, लिटरेरी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। जो अवार्डी होंगे उनको क्या दिया जाएगा, इनग्रेव्ड कॉपर प्लेक दिया जाएगा, एक शॉल दिया जाएगा, और 1 लाख का यहाँ पे कैश प्राइज इनको दिया जाएगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो कितने भाषा में पहले अनाउंसमेंट किया गया है, 23 भाषाओं में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर थैलापिल प्रदीप। ये प्रदीप प्रोफेसर है, इनको क्या विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें आर्सेनिक होता है जो काफ़ी खतरनाक एक तरह से हो सकता है पीने के दौरान, और भी जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको कैसे बहुत कम लागत पे उसको फिल्टर किया जा सके उस और उसको अच्छा बनाया जा सके उस पानी को, तो यही प्रोसेस इनके द्वारा डेवलप किया गया था, जिसकी वजह से इनको ये विन फ्यूचर स्पेशल का। अब कुछ साइंस एंड डिफेंस न्यूज़ को कवर करते हैं। इंडिया ने क्या किया है, अपना तीसरा स्क्वाड्रन जिसका S-400 का तीसरा स्क्वाड्रन भारत को मिल गया है रसिया की तरफ से। एक्चुअली ये डील हुआ था आपका अब ऑलरेडी यहाँ पे दो जो स्क्वाड्रन है ऑलरेडी हमको भारत में शामिल हो चुका है और भारत इसका यूज कर रहा है, और ये आपका तीसरा स्क्वाड्रन मिल चुका है। तो 3 साल पहले ही आपका एग्रीड हुआ था 35,000 करोड़ डील का, ये आपका S-400 ये आपका बाई करने के यहाँ पे प्लान बनाया गया था, जिसका ये तीसरा स्क्वाड्रन भारत को रसिया ने दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईआईटी जो मद्रास है इसको गूगल की तरफ से $1 मिलियन का एक तरह से असिस्टेंट मिला हुआ है, एक तरह से सहायता राशि मिली हुई है, ताकि वो क्या कर सके वहाँ पे अपना रेस्पॉन्सिबल एआई सेंटर डेवलप कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को अपना डेवलप कर सके। तो गूगल के द्वारा आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन का एक तरह से दिया गया है, फंडिंग करा गया है। इसके साथ साथ गूगल ने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ कोलाबोरेशंस करने के लिए जो प्रोजेक्ट वानी है उसको लेकर के भी इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा कि आईआईटी मद्रास को किसने $1 मिलियन दिया है ताकि वो अपना रेस्पॉन्सिबल एआई सेंटर डेवलप कर सके, तो गूगल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम क्या है, मिसाइल को नष्ट करने वाला जिसका नाम क्या है, INS मॉर्मुगाओ, ये इसका नाम है। तो इसको कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। एक्चुअली ये वारसी P-15B क्लास का एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम मॉर्मुगाओ इसका नाम है। इसको कमीशन कर दिया है कहाँ पे, मुंबई का जो नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे इसको कमीशन कर दिया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। इसमें क्या क्या है, 70 किलोमीटर MRSM का सिस्टम है, टॉर्पेडो है और रॉकेट लॉन्चर इसमें बनाया गया है। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मॉर्मुगाओ ये आपका मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंडिया और जापान के बीच पहली बार एक कॉम्बैट एक्सरसाइज होने जा रहा है जिसका नाम क्या है, वीर गार्जियन 23 आपका इंडिया और जापान के बीच में इसको होने जा रहा है। तो इंडिया के तरफ से हमारी इंडियन एयरफोर्स और जापान की जो एयरफोर्स है सेल्फ डिफेंस फोर्स है, ये दोनों आपस में ट्रेनिंग करेंगे, और इस दोनों कंट्री के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जो डिफेंस कॉरपोरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो वीर गार्जियन 23 पहली बार आपका इंडिया और जापान के बीच में इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में इसका कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 16वें नंबर का एडिशन सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गया है। आपका ये किसके किसके बीच होता है, हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, और ये नेपाल आर्मी बैटल स्कूल जो वहाँ पे नेपाल में वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपका 29 दिसंबर तक ये चलेगा। बात करते हैं, तो इस दोनों देशों के बीच में जो जंगल वारफेयर है या फिर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है इसको बेहतर बनाने के लिए इस दोनों कंट्री के बीच में एक तरह से एक्सरसाइज के तौर पे ट्रेनिंग होगी। तो इसका 16वां एडिशन है सूर्य किरण का, इंडिया और नेपाल के बीच में ये ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने फ्रांस से जो डील हुआ था कि टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट को लेना है, तो 36 टोटल हमारे इंडिया को मिल गया है, 15 दिसंबर को यहाँ पे मिल चुका है। ये आपका यूएई के रास्ते आपका एयरफोर्स टैंकर एयरक्राफ्ट से इसको लाया गया है, और बताया गया था कि 2016 में ही इसको एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि 36 राफेल फाइटर को मंगाया जाएगा, और इसमें टोटल कितना लागत आया था, 60,000 करोड़ रुपए का इसमें लगा हुआ था। पहला बैच जो 5 राफेल जेट्स का पहला 5 का इसको अराइव्ड कब हुआ था,
29 जुलाई 2020 को ही पहला 5 राफेल जेट्स हमको मिल गया था। तो अब हमारे पास 36 राफेल एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रांस के द्वारा लाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गूगल ने पार्टनरशिप किया है डिजी लॉकर के साथ। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे आप जितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशंस, जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं और वो लीगलाइज्ड होता है, कहीं भी आप उसको एज ए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दिखा सकते हैं। तो गूगल ने इसके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीन्यू पावर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। 150 मेगावाट का यहाँ पे इन्होंने साइन किया हुआ है। ये आपका कहाँ पे है, जो बीकानेर राजस्थान में है, वहीं पे इसका एक तरह से प्लांट यहाँ पे स्टेब्लिश करा जाएगा और इसका एक तरह से इन दोनों के साथ टाई अप हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 150 मेगावाट का एग्रीमेंट साइन हुआ माइक्रोसॉफ्ट का रीन्यू पावर के साथ। बैंकिंग पे कुछ नज़र डालते हैं। बंधन बैंक ने क्या किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि जो डिफेंस जो पेंशनर हैं, जो एक तरह से शहीद हो गए हैं या फिर उनकी जो फैमिली है, उनको बेहतर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बंधन बैंक ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया हुआ है। बात करते हैं तो डिफेंस पेंशनर या फिर उनकी फैमिली हैं, टोटल इंडिया में जितने 500 लगभग जितने भी एक तरह से बताया जा रहा है 557 ब्रांचेज के जरिए ये जो बंधन बैंक है उसके शहीद लोगों की या फिर उनकी फैमिली की काफ़ी सपोर्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, HDFC सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, रूट। इसमें क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगा, आर्टिकल्स होगा, बाइट साइज टिप्स होगा, तो इसको सारी यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए इसको बताया जाएगा। और इस प्रोग्राम का क्या नाम होगा, इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम होगा, रूट्स। HDFC सिक्योरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी HDFC सिक्योरिटी के CEO कौन है, धीरज रेली इसके CEO हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने HDFC लाइफ के साथ पार्टनरशिप करके बैंक इंश्योरेंस पे इन्होंने एक तरह से समझौता किया हुआ है। तो HDFC लाइफ का जितना भी LIC पॉलिसीज़ हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो कहाँ पे बेचेगा, ये आपको इन दोनों के साथ टाई अप किया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक के पास यहाँ पे जाएगा। यानी इनकी HDFC लाइफ की जो जितनी सारी इंश्योरेंस हैं वो आपको एक तरह से प्रमोट करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाएगा। तो HDFC लाइफ के जो MD CEO अभी कौन है, विभा पैडलेकर है, और एयू स्मॉल बैंक के MD और CEO कौन है, संजय अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना ज़ीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट इन्होंने लॉन्च किया है कि आपको एक सेविंग अकाउंट पे कोई पैसा नहीं लगेगा, बशर्ते आपको हर महीने आपको इसमें 10,000 मिनिमम आपका एक एवरेज बैलेंस इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ों पे आपको छूट मिल सकता है, जैसे मल्टीपल बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग पासबुक चार्ज, NEFT चार्ज, ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा अगर आप 10,000 रुपये तक का मिनिमम बैलेंस इसमें रखते हैं तब। तो इसके फाउंडेशन डे के दिन ही इसको लॉन्च किया गया 18 दिसंबर को। और बात करते हैं IDFC फर्स्ट के MD कौन है, V वैद्यनाथन अभी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है अपना स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट, इसका नाम क्या है, इंड शक्ति 555, IND शक्ति 555। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो भी इस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम के जरिए 5,000 या फिर 2 करोड़ से कम 555 दिन के इन्वेस्ट करते हैं, तो FD करते हैं या फिर MMD करते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा खासा हाई रेट पे इनको इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा। इंटरेस्ट रेट 7% है जो जनरल पब्लिक के लिए, और 7.15% जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उनको किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंड शक्ति 555 ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा लिबरलाइजेशन डे 19 दिसंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा एक्चुअली पहले पुर्तगाल पे इसका कब्जा था, पुर्तगाल के निवासियों के द्वारा गोवा को कब्जा कर लिया गया था। तो 19 दिसंबर को यहाँ से गोवा आज़ाद हो गया था 1946 को, तो उसी दिन से यहाँ पे इसको इस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो गोवा लिबरेशन डे आपका 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करा जाता है। और ये आपका ये हमारा भारत का 25वां राज्य इसको घोषित किया गया था 1987 की बात करें तो। ऑबिचुअरी से रिलेटेड बात करते हैं,
जो एक वेटरन तेलुगु एक्टर जिनका नाम क्या है कैकला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपका 87 ईयर्स की एज के थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक तरह से ऑब्ituary के रिलेटेड ये न्यूज बनेगा। तो कैकिया सत्यनारायण को यहाँ पे तेलुगु एक्टर थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉर्मर पेप्सी इंडियन चेयरमैन, पेप्सिको के जो फॉर्मर चेयरमैन थे जिनका नाम क्या था पीएम सिन्हा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 82 ईयर्स की एज में, गुरुग्राम में। अपना करियर इन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से शुरू करी हुई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो गवाका एक्सपोलेंट एक तरह से सिंगिंग का स्टाइल होता है जो गा करके स्टोरी के माध्यम से लोग सिंगिंग करते हैं। तो उसके एक एक्सपर्ट थे HR केशवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। HR केशवा मूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो एक 1971 वार के जो हीरो रह चुके हैं, शहीद रह चुके, इनका नाम क्या है भैरव सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 81 ईयर्स की एज में जोधपुर राजस्थान में इनका निधन हो गया है। जो 1971 का जो लड़ाई हुई थी इसमें काफ़ी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और इनका नाम क्या है भैरव सिंह। दैट्स ऑल।